हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नवीन कुमार आप सबके बीच एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ, जो कि ये सब्जेक्ट है फॉर्म मशीनरी एंड पावर। ये हमारा सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का। ये हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है फॉर्म मशीनरी एंड पावर। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहेंगे बेसिकली दिस इज फॉर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एनी स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड कैन स्टडी इट। ठीक है, नॉलेज नॉलेज के लिए कोई भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बट जनरली दिस इज फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सो हम लोग आज अपना पहला लेक्चर को स्टडी करेंगे। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई रिक्वेस्ट माय ऑल डियर स्टूडेंट्स कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो एक हमारा क्या बोले, एक आदत है, हैबिट है जो बोलना पड़ता है। एंड और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे टॉपिक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा टॉपिक है, ओके, पहला जो हमारा इसमें आने वाला है पार्ट क्या है। सो एज यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है पहला हमारा, व्हाट इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उससे रिलेटेड देखेंगे। एज यू कैन सी हियर क्या लिखा हुआ है, मैकेनाइजेशन इज व्यूड एज अ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैकेनाइजेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है मैकेनाइजेशन, इसको हम लोग मशीनीकरण बोलते हैं। मतलब नए नए टूल्स का, अगर बेसिक भाषा में पहले आपको मैं बताऊँ तो इसको पढ़ने से पहले, मैकेनाइजेशन क्या है, मशीनीकरण बोलते हैं। जो हमारे आज के डेट में अगर हम लोग 50 साल पहले की बात करें या 10 साल 20 साल पहले की बात करें और आज भी बात करें, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट हैज बीन ऑफर्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। 20 साल पहले लोग गाय से मतलब बैल से खेती करते थे, बट आज के डेट में ये देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज। आज के डेट में हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है बैल के थ्रू खेती करते हुए किसान लोग दिखते हैं। जनरली किसान लोग क्या आज के डेट में ट्रैक्टर्स के थ्रू, पावर टिलर्स के थ्रू अपना खेती करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई बैल से खेती ही नहीं कर रहा है, ड्रॉट मतलब जो एनिमल्स से खेती ही नहीं कर रहे हैं, करने वाले करते हैं भी कुछ। certain sections of the farmers are there, they still cultivate their field with the help of draught animals, but in comparison to mechanization that is very less। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनाइजेशन हमारा वही है कि द इंक्रीज द डेवलपमेंट of the tools and implements in the field of agriculture which makes the work of human easy and efficient, that is known as mechanization। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो कि आप देखेंगे समझेंगे, बहुत ही आसान है। और मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता दूँ मैकेनाइजेशन क्या है। द इंक्रीज एंड द इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर which makes the work of human more easy and efficient, okay, to obtain a higher yield। बस और क्या, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए और मानव के काम को आसान करने के लिए जो नए नए टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का आविष्कार हुआ है, बनाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, उस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, मशीनीकरण बोलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो ये लिखा हुआ है मैकेनाइजेशन इज व्यूड एज अ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैकेनाइजेशन को हम लोग किस तरह से एक टेक्नोलॉजी का पैकेज देखते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी बोले तो अलग अलग प्रकार के तकनीक है जिससे बनाए गए हैं अलग अलग मशीन। ठीक है, ensure timely field operations to increase productivity, reduce crop losses and improve quality of agro produce। मैकेनाइजेशन से क्या हमें फायदे हैं, क्या देखा जा रहा है कि जो मैकेनाइजेशन होने से हमारे जो फील्ड ऑपरेशंस है तो क्या उनको हम सही टाइम पे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ता है उससे, मतलब एंश्योर टाइमली फील्ड ऑपरेशन, मतलब हम सही समय पे अपने फील्ड ऑपरेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फील्ड ऑपरेशन जैसे सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, थ्रेसिंग तक, एक एक एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑपरेशन बोलते हैं। फ्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया,
ठीक है, वेट प्रिपरेशन हो गया, ये सब क्या है हमारा फील्ड प्रिपरेशन है। रिड्यूस क्रॉप लॉसेज, ठीक है, जो क्रॉप लॉसेज हमारे होते हैं उसको भी हम लोग मेकनाइजेशन में थ्रू किया, जैसे रिड्यूस कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्रो प्रोड्यूस। और मेकनाइजेशन प्रैक्टिस करने से क्या है हमारा जो एग्रो प्रोड्यूस, जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मटेरियल करते हैं उसका क्वालिटी में भी हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का उससे इम्प्रूवमेंट हम दे सकते हैं मेकनाइजेशन को अगर हम फॉलो करें तो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड अदर इनपुट्स मोर इफेक्टिवली, जो भी लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और जो भी हमारे पास इनपुट्स है उसको और अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं मेकनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इज दस डायनामिक एंड लोकेशन स्पेसिफिक। जो मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ही एक फेमस टेक्नोलॉजी है, जो हर लोग आज के डेट में आज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और लोकेशन स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हर जगह इस चीज़ को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज विद टेक्नो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ओके, क्या लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज विद टेक्नो इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट। ये क्या है, मैकेनाइजेशन होने से क्या हो रहा है, हमारे जो भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी को जब हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी हो रहा है, हमारा आर्थिक स्थिति भी बढ़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं अपनी खुद से। जब ब्रॉड एनिमल से किसान खेती करते हैं और कोई मैकेनाइजेशन के थ्रू खेती कर रहा है तो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, सही समय पे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा, यील्ड हमारा बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट होगा, आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, और साथ ही साथ सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट, हमारे सामाजिक जो हमारे समाज में जो भी कल्चरल चीज़ है उसको भी हम अपलिफ्ट उसको ही बढ़ावा देंगे, ठीक है। नए नए टेक्नोलॉजी से को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमारे सोसाइटी में भी लोगों में भी बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, और लोग उसको समझेंगे, जानेंगे और अपने काम को और अच्छे से करेंगे, जिससे उनके काम में और आसानी हो। तो मैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, मैं स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, मैकेनाइजेशन तो हम लोग जान लिए, फार्म को सब लोग जानते होंगे, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, फार्म को आप सब जानते हैं, फार्म क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ लैंड वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर प्रैक्टिस्ड, ओके। फार्म क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ लैंड वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर प्रैक्टिस्ड, मतलब किसी भी प्रकार का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कार्य को करते हैं किसी भी लैंड पे, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये देखते हैं स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया, मतलब भारत में फार्म मैकेनाइजेशन का क्या स्टेटस है, करेंट सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ डाटा के वाइज डाटा के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले मतलब इंडिपेंडेंस से लेकर और आज के डेट में क्या चेंजेस हुए हैं फार्म मैकेनाइजेशन में, कुछ डाटा है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन फार्म मैकेनाइजेशन। अगर पिछले हम 5 decades की बात करें तो उसके कंपेरिजन में इंडिया ने फार्म मैकेनाइजेशन में अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है, देखते हैं हम लोग आगे। The power available from agricultural workers, brought animals, tractors, power tillers, diesel engines, and electric engines were 0.08, 0.07, 1.90, 0.03, 0.37, and 0.57 kilowatt per hectare respectively in 2021-2022। 2021-22 की अगर हम देखें डाटा देखें तो जो लोग एग्रीकल्चर मतलब जो हम खेती करते हैं तो जो पावर खेती कर रहे हैं भाई, ह्यूमन भी तो काम करें तो भी तो अपना पावर लगा रहे हैं ना, तो जो पावर जो हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, 2021-22 का डाटा है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम किस सेक्टर के थ्रू, किस मतलब ये ह्यूमन पावर के थ्रू है, पावर टिलर के थ्रू है, इलेक्ट्रिक के थ्रू है, तो उसके कंफ्यूजन में डाटा दिया हुआ है। एग्रीकल्चर वर्कर के थ्रू कितना हम लोग पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, 0.08 किलोवाट पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में हम कितना 0.08 किलोवाट पर हेक्टेयर ह्यूमन पावर यूटिलाइज कर रहे थे इलेक्ट्रिक बाइक में। ब्रॉड एनिमल्स के थ्रू कितना हम लोग कर रहे हैं, 0.07, ट्रैक्टर्स के थ्रू हम कितना कर रहे हैं, 1.93 किलोवाट पर हेक्टेयर, पावर टिलर्स के थ्रू कितना कर रहे हैं, 0.02, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
दूसरा क्या है, डीजल इंजन के थ्रू आप कितना कर रहे हैं 0.37, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू कितना हम कर रहे हैं 0.57 किलो वाट पर एम्पियर। ये 2021-22 का डाटा है, देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर अपने पावर को, किस पावर को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रैक्टर पावर को सबसे ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं 1.93 किलोवाट पर। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनाइजेशन का कितना डेवलपमेंट का कितना प्रोग्रेस हुआ है लास्ट 5 डिकेड्स में। ये देखते हैं कुछ डाटा हमारे पास है ड्यूरिंग द year 1971, ओके, टू 1971 और 1972 क्या हुआ है उस समय, इनमेट पावर डोमिनेटेड विद 69% शेयर इन टोटल अवेलेबल पाम। क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि 1969 और 72 का अगर हम डाटा को देखें, उस समय की बात को देखें तो क्या लिखा हुआ है, एनिमेट पावर डोमिनेटेड। एनिमेट पावर बोले तो ह्यूमन पावर, ठीक है, ह्यूमन पावर उस समय डोमिनेट करते थे हमारे एग्रीकल्चर या फार्म पावर में। सबसे ज़्यादा किसका यूज होता था 1971 और 72 के आसपास एनिमेट पावर का यूज होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए। बट अगर वही हम देखें आज के समय, वेयर एज मैकेनिकल पावर dominated with 95% share in total farm power availability of 3.04 किलोवाट हेक्टेयर इन 2021-22। अगर हम 2021-22 की डाटा देखें तो आज के डेट में मैकेनिकल पावर ने डोमिनेट किया है कितने परसेंट से, 95% शेयर है हमारे फार्म पावर में। 1971 1972 में क्या था, इनमेट पावर डोमिनेट किया था 9% शेयर थे फार्म पावर में एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए। बट आज के डेट में मैकेनिकल पावर ने डोमिनेट किया है 95% से हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड बिहार है हायर फार्म पावर अवेलेबिलिटी देन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो भारत की जो कुछ स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा बिहार, जिनके पास फार्म पावर अवेलेबिलिटी को यूज करने में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है बाकी के स्टेट्स के कंपेरिजन में। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द लोएस्ट फार्म पावर अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। जो हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ पे फार्म पावर का यूटिलाइज करने का वहाँ पे कम क्षमता है स्टेट को, वहाँ पे कम इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। बट पंजाब हरियाणा बिहार ये सब एरिया में हम फार्म पावर को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है हमारे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड, कुछ उसी का कंटिन्यूड पार्ट है जो स्टेटस करंट सिनेरियो ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, इंडिया का पार्ट, ठीक है। तो ये डाटा इसमें ज़्यादा है तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, पावर अवेलेबल पर हेक्टेयर irrigated area for groundwater and surface water lifting has increased from 0.73 kilowatt in 2024 to 1.43 किलोवाट इन 2017-18। क्या देखते हैं कि पावर अवेलेबल पर हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू या सरफेस वाटर के थ्रू हम लोग पंप के माध्यम से पानी देते हैं और अपने फील्ड में इरिगेट करते हैं। तो 1993 और 1994 के कंपेरिजन में 2017-18 में आप देख रहे हैं कितना इंक्रीज हुआ किलोवाट, 1.43 इनका इंक्रीजमेंट हुआ है, कहाँ से 0.73 किलोवाट। ये कुछ डाटा है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैकेनाइजेशन कितना प्रोग्रेस किया है हमारे कंट्री में डे बाई डे, ठीक है। आगे कुछ डाटा है, द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप फॉर इरिगेशन पर्पस इंक्रीज टू 76% इन 2017 टू 2018। मतलब इलेक्ट्रिक पंप का कितना इंक्रीज हुआ है शेयर हमारे इरिगेशन पर्पस के लिए, 76% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट है, ड्यूरिंग लास्ट 17 years the area under micro irrigation has increased at 9.2% compound annual growth rate to 13.78 million hectare in 2022। तो लास्ट अगर 17 साल की बात करें, लास्ट 17 साल में तो माइक्रो इरिगेशन कितना इंक्रीज हुआ है 9.2% से 13.78% इन 2022। लास्ट 17 साल और आज के में कंपेयर करें तो 9.2 से 13.78, मतलब पहले इतना 9.2% था, आज के डेट में एरिया इतना आपका बढ़ा है 13.78 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है माइक्रो इरिगेशन पर्पज के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सब मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है।
That particular irrigation covered 7.1 million hectare area, while drip irrigation covered 6.32 million hectare. ओके, मतलब स्प्रिंकलर एरिया कितना एरिया को कवर कर रहा है और ड्रिप इरिगेशन कितना एरिया को कवर कर रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये फार्म मेकनाइजेशन में ही है, आपके डाटा है ये। ओवरऑल फार्म मेकनाइजेशन लेवल ऑफ द कंट्री वाज 47% इन 2021 2022। मतलब अगर हम फार्म मेकनाइजेशन ओवरऑल अपने कंट्री में बात करें तो 47% का मतलब स्टॉक मेकनाइजेशन कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारे कंट्री में, 2021-22 का डाटा है, 7% इंक्रीज हुआ था। और मेकनाइजेशन में सबसे ज़्यादा किस क्रॉप्स को हम लोग नदी देखते हैं, तो wheat, rice, maize are the highly mechanized crops. Overall mechanization levels of 69, 53, 36 respectively, and followed by pulses 41%, rice 41%, pulses rice 39%, cotton 6%, sugarcane 35%, sorghum and millets, ठीक है। तो फार्म मेकनाइजेशन में सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को ज़्यादा हम लोग कल्टिवेट करते हैं मेकनाइजेशन के बाद, सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को लोग ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं मेकनाइजेशन के थ्रू, टूल्स के थ्रू। देख सकते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा किस क्रॉप, सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप हो रहा है यहाँ पर, क्या है, बीच है 69%, राइस है 53%, मेज है 36%, और पल्सेज क्रॉप है सबसे ज़्यादा कौन है, पल्सेज है 41%, देन आपको राइस है 39%, कॉटन 36%, मतलब मशीन्स के थ्रू सबसे ज़्यादा हम लोग इन क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आता थे आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लास्ट पॉइंट इसमें है, कुछ एक और पॉइंट काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेते हैं। हाँ, फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। भारत सरकार एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोशन करने के लिए एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन is being implemented throughout the state governments effective from 2014-15। 2014-15 में भारत सरकार ने एक सेंट्रल लेवल पर एक स्कीम को स्पॉन्सर किया था, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक स्कीम चला रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग मैकेनाइजेशन के बारे में जाने, इसका क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक स्कीम चलाया जा रहा है, सरकार चला रहे हैं 2014-15 से, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम का क्या फायदा, अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द रेट 40% to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ फार्मर इज प्रोवाइडेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन। इस स्कीम में क्या बेनिफिट है कि एग्रीकल्चरल मशीन्स को खरीदने के लिए किसान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं 40% से 50% मशीन्स, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया जाता है मशीन को खरीदने के लिए फार्मर के कैटेगरी के रखते हुए, ठीक है। तो इस स्कीम के बेनिफिट आप ये भी जानेंगे। दूसरा चीज, फार्म मेकनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम भारत सरकार चला रही है, क्या है आपका, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये करंट सिनेरियो या करंट स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया का कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप सब इस पॉइंट को समझे होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकेनाइजेशन। भाई ऑब्जेक्टिव मैकेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बहुत आसान पॉइंट है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला क्या है, इंश्योर टाइमलीनेस ऑफ ईच ऑपरेशन, मतलब पहला क्या ऑपरेशन से हमें क्या फायदे हो रहे हैं, हम अपने टाइम पे कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन को हम कर ले रहे हैं। दूसरा क्या है, हायर फील्ड कैपेसिटी एंड फील्ड कैपेसिटी। दूसरा क्या है, अपने फील्ड कैपेसिटी को इससे बढ़ा रहे हैं, जितना कैपेबल है प्रोड्यूस करने का उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और फील्ड एफिशिएंसी को भी हम सही तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। और लैंड यूज को भी हम बढ़ा रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। रिड्यूस ड्रेजरी, जो हमें कठिन मेहनत करना होता है, ह्यूमन हो गया, चाहे ड्रॉट एनिमल्स के थ्रू जो हमें बहुत सारा मेहनत करते हैं, तो उस ड्रेजरी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फील्ड लेवल प्रोडक्टिविटी को हम अपना बढ़ा रहे हैं, reduce losses and improve quality of produce. Okay, बहुत ही आसान पॉइंट है, I hope it's clear to everyone. Enhance the effectiveness of other inputs, जो भी अदर इनपुट्स हम यूज करते हैं उसके इफेक्टिवनेस, उसके यूटिलाइजेशन को और हम इम्प्रूव करते हैं। मेक फार्मिंग कॉस्ट इफेक्टिव,
मैकेनाइजेशन से क्या आ रहा है हमारा फार्मिंग कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं मैकेनाइजेशन के। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पावर सोर्सेज इन फार्म, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, अदर सोर्सेज। ये कुछ हमारे फार्म्स में कौन कौन से सोर्स होते हैं पावर, पावर से है, इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैकेनाइजेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ 2-3 स्लाइड बच रहे हैं, तो ये आपका हो गया वाइड मैकेनाइजेशन रिलेटेड और टाइप्स ऑफ मैकेनाइजेशन। ओके, तो देख ही लेते हैं इसी के साथ, क्यों छोड़ना इसको अभी। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला क्या है आपका यहाँ पर पॉइंट, कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या कमी है कि ऐसा क्या समस्या है, हम मैकेनाइजेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो भी हमारे किसान हैं इसको सही तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समस्या कहाँ कहाँ ऑफर हो रही है जिससे हम मैकेनाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। तो पहला कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनाइजेशन मतलब प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज। किसान क्यों नहीं मैकेनाइजेशन को यूज कर पा रहे हैं, चाहे भारत सरकार क्यों नहीं मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दे पा रहा है अपने अपने कंट्री में। तो पहला पॉइंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। आप जानते हैं कि हमारे भारत में मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है कितना छोटा लैंड होल्डिंग, मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर की किसान के पास जमीन है, तो वहाँ पे हम मैकेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड इरीगेशन। हमारे भारत में क्या है, हमारे यहाँ किसान जो है जनरली मानसून पे डिपेंड होते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए, तो एक एक्सट्रीम इरिगेशन का यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है क्या है, लो है। अपने फील्ड से जो क्रॉप्स लेते हैं इंटेंसिटी हमारे यहाँ क्या है, बहुत कम, मतलब अपने फील्ड से हम साल में 1 या 2 फसल लेते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कब बढ़ेगा, जब आप फील्ड से ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं। एक वन एट वन सीजन आप अपने फील्ड से एक से मोर देन 2 क्रॉप लगा रहे हैं और रिलोकेट कर रहे हैं, तो वहाँ आपके पास क्या होगा, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। हमारे भारत में जो भी किसान है उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है पुअर होने की वजह से वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को नहीं खरीद पाते हैं, जिनकी वजह से मैकेनाइजेशन लार्ज स्केल पर डेवलप नहीं हो पा रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ओके, लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज। क्या है कि मशीनरी और इक्विपमेंट का सही हर जगह अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी समस्याएं ऊपर हो रही है, और उस मशीनरी एंड इक्विपमेंट का रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी ना होने की वजह से क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन सही तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मैकेनाइजेशन एक क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मैकेनाइजेशन में क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पा रहा है पूरे भारत देश में एक लार्ज स्केल। ठीक है, लो यूज ऑफ लार्ज मशीन्स एंड पावर सोर्सेज। हमारे भारत देश में क्या है, बड़े बड़े मशीन्स का बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम मशीनरी के बारे में लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते। और मैकेनाइजेशन में डिस्प्ले लेबर, डिस्प्लेस लेबर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग नहीं चाहते हैं इसको मैकेनाइजेशन को लाना, क्योंकि मैकेनाइजेशन आएगा तो लेबर का, लोगों का जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। तो these are the some of the problems. Still, mechanization has not been well established in our country. Still, farmers are not able to utilize this, the development of mechanization, development of machines. कुछ ये constraints हैं, कुछ problems हैं। I hope it's clear to everyone. Let's move to the next slide. ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, वाई मैकेनाइजेशन। अब पहले हमने पढ़ा कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, अब यहाँ पे क्या आता है, वाई इट इज नीडेड, इसकी क्यों क्या आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरत है भाई, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर को और अच्छा से करें हम, प्रॉफिट हो, हमारा इनकम बढ़े, उसके लिए मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीज लिखा हुआ है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट द डिमांड, फूड सिक्योरिटी को हम
कम कर सकें, ठीक है। इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो फसल का जो इंटेंसिटी है उसको हम बढ़ाएं। शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, मेकनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल, टू रिड्यूस ड्रेजरी, एग्रीकल्चर को और प्रॉफिट, एग्रीकल्चर से और प्रॉफिट लेने के लिए और बढ़ाओ, जिससे प्रॉफिट हो लोगों को, और लोगों को जो कठिन परिश्रम करने होते हैं, बहुत सारे उन्हें कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, उसको कम करने के लिए मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैकेनाइजेशन की जरूरत है। मैं आपको कुछ क्लियर किया अभी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ मैकेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। पहला क्या है आपका एनिमल पावर मैकेनाइजेशन है, ओके। एनिमल पावर मैकेनाइजेशन, और कितने फार्म साइज तक हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा फार्म साइज लेस देन 2 हेक्टेयर होता है तो एनिमल पावर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और रेनफेड कंडीशन में जनरली हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा पावर टिलर मैकेनाइजेशन, पावर टिलर जो हम छोटे छोटे आजकल जो मशीन डेवलप हुए पावर टिलर्स, वो कितने फार्म साइज के लिए यूजफुल होता है, और अच्छा होता है मीडियम फार्म साइज 2 to 5 हेक्टेयर एरिया में हम पावर टिलर मैकेनाइजेशन यूज करते हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर एरिया में हम एनिमल पावर मैकेनाइजेशन को एनिमल पावर को यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर पावर मैकेनाइजेशन, ये हम लोग किसमें लैंड एरिया में करते हैं, लार्ज फार्म साइज, बड़े फार्म साइज में हम लोग मोर देन 10 हेक्टेयर एरिया में हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं अपने फील्ड को सोइल करने के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए रिलेटेड एरिया में, और हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी एरिया में, जो हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी होते हैं क्षेत्र में वहाँ पे हम लोग ट्रैक्टर पावर मैकेनाइजेशन का यूज करते हैं। तो आपने ये देखा कि एनिमल पावर मैकेनाइजेशन का हम लोग कितने एरिया ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड में करते हैं, पावर टिलर में कितने एरिया में करते हैं, और ट्रैक्टर पावर का कितने एरिया में करते हैं, तो कुछ कितने क्वेश्चन की जाती है कि एनिमल पावर हम लोग कितने एरिया में यूज करते हैं, पावर टिलर का कितने फार्म साइज एरिया में यूज करते हैं, ट्रैक्टर का कितने एरियाज में। So my dear friends, this is the end of our lecture today's session, and I hope कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से समझें, पढ़ें, और कोई भी अगर आपको इस टॉपिक्स में डाउट हो रही है, कहीं कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसमें, तो आप जरूर पूछें, और लेक्चर्स को एक बार 2 बार रिपीट करें, समझें। जब 2 बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑब्वियसली है डाउट होगा there to help you. So my dear friends, again we will meet in our next lecture. So till then, thank you very much, and may God bless you.